नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। सरकार ने प्याज निर्यात पर रियायत 31 मार्च तक बढ़ाई। बर्ड फ्लू की आशंका से सऊदी अरब ने भारत से पोल्ट्री उत्पादों का आयात रोका। सब्जियों के ठंडे हुए दाम तो मुफ्त बांटने लगे किसान। चीनी मिलों में अब तक 66 लाख मीट्रिक टन उत्पादन और फसल बीमा कराने की अवधि 10 जनवरी तक बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। प्याज की थोक कीमतों पर अंकुश और किसानों के हितों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने प्याज पर रियायतों को 3 महीनों के लिए 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। एशिया के सबसे बड़े महाराष्ट्र के लासलगांव प्याज बाजार में पिछले महीने इसकी थोक कीमत 42% घटकर 7.40 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। एक साल पहले समान अवधि में इसकी औसत कीमत 12.80 रुपये प्रति किलोग्राम थी। देश के प्रमुख प्याज उत्पादक महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार से भारत से वस्तुओं का निर्यात योजना के तहत 5% के निर्यात प्रोत्साहन को 31 मार्च से आगे बढ़ाने की मांग की थी। ये प्रोत्साहन ताज़ा तथा भंडार वाले प्याज दोनों के लिए है। फिलहाल 2016-17 के खरीफ सत्र के लिए प्याज की आवक काफ़ी तेजी से हो रही है। न केवल महाराष्ट्र बल्कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में भी काफ़ी प्याज की आवक हो रही है। हालांकि बुआई क्षेत्र कम हो रहा है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया के कुछ हिस्सों में बर्ड फ्लू की पुष्टि करने के 4 सप्ताह बाद सऊदी अरब ने अस्थायी रूप से भारत से उत्पादों का आयात रोक दिया है। 2 जनवरी 2017 को जारी एक परिपत्र में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने भारतीय पोल्ट्री निर्यातकों को सूचित किया है। सऊदी अरब के शाही दूतावास ने जानकारी दी है कि सऊदी अरब के पर्यावरण, जल और कृषि मंत्रालय ने बर्ड फ्लू फैलने के कारण भारत से जीवित पक्षियों, अंडों और चिकन के आयात पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है। ये प्रतिबंध इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि सऊदी अरब भारत से पोल्ट्री का आयात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारतीय पोल्ट्री निर्यातकों इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अन्य देश भी आयात पर रोक लगा सकते हैं। हालांकि देश के पोल्ट्री उद्योग में कुल निर्यात का 1% से भी कम योगदान है, इसलिए सऊदी अरब द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का इस उद्योग पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने शुल्क दर कोटा व्यवस्था योजना के तहत चीनी उद्योग को 8,424 टन कच्ची चीनी अमेरिका को निर्यात करने को मंजूरी दी है। TRQ के तहत एक सीमा तक वस्तु के निर्यात पर शुल्क में कुछ छूट होती है और उससे अधिक मात्रा पर शुल्क सामान्य दर से लागू होता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि अमेरिका को 30 सितंबर 2017 तक TRQ के तहत भेजी जाने वाली कच्ची चीनी की मात्रा 8,424 टन अधिसूचित की जा चुकी है। तरजीही कोटा व्यवस्था के तहत भारत वर्ष भर में अमेरिका को 10,000 टन तक शुल्क मुक्त चीनी का निर्यात का लाभ लेता है। दुनिया में चीनी के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक और विशालतम उपभोक्ता देश भारत की यूरोपीय संघ के साथ भी चीनी निर्यात के लिए तरजीही कोटा व्यवस्था है। खरीदारी का टोटा रहने के बाद छत्तीसगढ़ के सब्जी किसानों ने विरोध स्वरूप राजधानी रायपुर में लोगों ने मुफ्त सब्जियां वितरित की। राज्य में किसान 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जियां उगाते रहे हैं, जिनसे देश में आलू की कुल मांग के 25% से अधिक हिस्से की आपूर्ति करने में मदद मिलती है। यहां से देश के दूसरे भागों में अन्य सब्जियों की भी आपूर्ति की जाती है। इस बार खरीफ सत्र में मौसम अनुकूल रहने के कारण राज्य में सब्जियों की बम्पर पैदावार हुई थी, लेकिन इससे राहत मिलने के बजाय किसानों को मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अधिक पैदावार से सब्जियों की कीमतें खासी कम हो गईं, जिससे इसकी मांग खासी कम हो गई। इससे पहले किसान बड़ी मात्रा में टमाटर भी बर्बाद करने पर विवश हो गए थे। उन्होंने विरोध प्रदर्शित करने के लिए मुफ्त में सब्जियां बांट दी। खेती के साथ मधुमक्खी पालन को अपना व्यवसाय बनाकर आज किसान 2 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। जो नए किसान मधुमक्खी पालन को अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं, वो इटली की मधुमक्खियों एपिस मेलिफेरा के साथ इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए उचित जानकारी के साथ प्रशिक्षित होना भी आवश्यक है। किसानों ने इसे खेती के साथ अपने व्यवसाय में शामिल किया है। वर्तमान चीनी सीजन के दौरान देश की चीनी मिलों ने अपना पेराई अभियान शुरू कर दिया है और अब तक चीनी का करीब 66 लाख मीट्रिक टन उत्पादन किया है। इस सीजन के अंत तक चीनी का उत्पादन करीब 2.25 करोड़ मीट्रिक टन रहने का अनुमान है।
77.1 लाख मीट्रिक टन भंडार के साथ करीब 2.5 करोड़ मीट्रिक टन की अनुमानित घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी की कुल उपलब्धता पर्याप्त है। इसके अलावा अगली चीनी सीजन 2017-18 में चीनी उत्पादन के अच्छा होने की उम्मीद है, इसलिए भारत में घरेलू स्तर पर उत्पादित चीनी की कोई कमी नहीं होगी। नवंबर 2017 तक 20 लाख मीट्रिक टन चीनी उपलब्ध होगी। सरकार देश में चीनी के पर्याप्त भंडार बनाए रखने और इसके मूल्यों को नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक कदम उठा चुकी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल बीमा लेने की अवधि और बैंक द्वारा किसानों के ऋण खाते से प्रीमियम काटने की अवधि को बढ़ाकर 10 जनवरी 2017 कर दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इस साल 2016-17 रबी के मौसम के दौरान किसानों को नोटबंदी के कारण निश्चित समय के अंदर फसल बीमा कराने में हुई असुविधा को देखते हुए यह अवधि बढ़ाई गई है। इससे जो किसान नोटबंदी के दौरान अपनी अधिसूचित फसल का बीमा बैंकों द्वारा नहीं करा सके थे, वे अब 10 जनवरी तक बीमा करा सकेंगे। अब आइए नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के मंडी भावों पर। गेहूं की बात करें तो लखनऊ में गेहूं 1815, कानपुर में 1840, सीतापुर में 1870, रायबरेली में 1800 रुपये प्रति कुंटल रहा। चावल की बात करें तो लखनऊ में 2150 रुपये प्रति कुंटल, कानपुर में 2300 रुपये प्रति कुंटल, सीतापुर में 2240 रुपये प्रति कुंटल और रायबरेली में 2250 रुपये प्रति कुंटल। उड़द की बात करें लखनऊ में 8100 रुपये प्रति कुंटल, कानपुर में 8300 रुपये, सीतापुर में 8250 रुपये और रायबरेली में 8320 रुपये प्रति कुंटल रहा। अरहर की बात करते हैं तो लखनऊ में 7000 रुपये प्रति कुंटल, कानपुर में 7300 रुपये, सीतापुर में 7150 रुपये और रायबरेली में 7200 रुपये प्रति कुंटल रहा। आलू की बात करें तो आलू लखनऊ मंडी में 800 रुपये प्रति कुंटल, कानपुर में 760 रुपये, सीतापुर में 810 रुपये और रायबरेली में 830 रुपये प्रति कुंटल। प्याज की बात करें तो लखनऊ में 900 रुपये प्रति कुंटल, कानपुर में 930, सीतापुर में 960 और रायबरेली मंडी में 920 रुपये प्रति कुंटल। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल के अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां और मंडी भाव। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है, पर
तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, फसलों उत्पादन तो आप अपने खेतों पर करते ही हैं और बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं खेती के साथ ही सहायक व्यवसाय भी करते रहते हैं जो खेती के साथ कर सकते हैं, जिसमें पशुपालन और मुर्गी पालन और मत्स्य पालन भी हैं। मत्स्य पालक हमारे किसान भाई विशेष तौर से आज कार्यक्रम हम उन्हीं के लिए जानकारियाँ लेकर आए हैं कि सामयिक दृष्टि से कौन कौन से कार्य करें ताकि ठंडक के मौसम में मछली पालन में उत्पादन में भी ना कमी आने पाए और किसी भी तरह का हमारे किसान भाइयों को नुकसान भी ना हो। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार यादव जी। आप मुख्य तकनीकी अधिकारी हैं जल कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण इकाई चिन्हट में, जो राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की ही इकाई है और उसमें आप पूरा कार्य देख रहे हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं ठंडक के मौसम की, तो खुद का भी हमारे किसान भाई बचाव करते हैं, हम लोग बचाव करते हैं, फसलों का भी बचाव करते हैं, पशुओं का भी बचाव करते हैं। तो मत्स्य पालन में बचाव की दृष्टि से कौन कौन से मुख्य कार्य हैं जिनको ध्यान में रखें किसान भाई? अजय जी, ऐसा है कि मत्स्य पालन में विशेष तौर पे इस समय मत्स्य पालकों को काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। विशेष तौर पे जो लोग रोहू, कतला, मृगल या इस तरह की मछलियों का पालन कर रहे हैं या पंगिशेस का पालन कर रहे हैं, चूँकि तापमान कम हो जाता है तो वातावरण का तापमान कम होता है और पानी का भी तापमान कम हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि पानी का तापमान जब भी 12 डिग्री के नीचे जाता है तब मछलियों की जो हरकतें हैं, मछलियों की जो एक्टिविटीज़ हैं या जो उनका चलन है, उनका खाना पीना रहना, सब कुछ जो है ना सामान्य से नीचे चला जाता है। जी बिल्कुल। वो भोजन भी कम लेती हैं, उनकी हलचल भी कम होती है, पानी में भी बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो इस टाइम पे ध्यान रखने वाली बात होती है कि अगर मछलियां खाना नहीं खा रही हैं तो आप खाने की मात्रा को कम कर दें। पानी में विशेष तौर पे ऐसे तालाबों में जो तालाब नदी, नहर, नाले या प्राकृतिक स्रोतों से संबंध हैं, उनमें भारतीय मेजर कार्प, रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प को छोड़ देते हैं कि कॉमन कार्प में आमतौर पे बीमारियां बहुत कम होती हैं, लेकिन इन मछलियों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है सर्दियों में। एक बहुत भयंकर बीमारी जिसका प्रकोप इन महीनों में ही होता है, सर्दी में ही होता है, जिसको EUS कहते हैं। अच्छा। एक तरह से साधारण भाषा में उसको कैंसर कहा जाता है या अल्सर कहा जाता है। शुरुआती दौर में देखें तो मछली के बदन पे बहुत छोटे छोटे से चकत्ते से शुरू होती है। अच्छा। और धीरे धीरे करके वो बड़े घाव का रूप ले लेती है और आखिर में मछली पूरी तरीके से सड़ जाती है। दुर्भाग्य से इस मछली का कोई बहुत सटीक उपचार हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी सिफेक्स नाम की एक दवा है जिसका 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है ना घोल बना के तालाब में डालें तो मछलियों को राहत। तालाब का जो क्षेत्रफल है उसके 1 एकड़ क्षेत्र के हिसाब से 1 एकड़ क्षेत्र में 1 लीटर मात्रा जो है ना सिफेक्स एक दवा होती है जिसको आप ले लें और उसको पानी में घोल के अच्छे से मिलाएं। ऐसा आपको लगभग हर 15 दिन में तब तक करना है जब तक कि मछलियां स्वस्थ ना हो जाएं। लेकिन ध्यान इस बात का रखना होता है कि जो मछलियां पूरी तरीके से सड़ गई हैं या जिन पे बड़े बड़े घाव हो गए हैं, उन मछलियों का उपचार आप नहीं कर सकते हैं इस दवा के द्वारा भी। तो उन्हें आप तालाब से बाहर निकाल लें, उनको खाने की कोशिश ना करें, उन्हें जमीन में गाड़ दें। बिल्कुल, यानी कि संक्रमण दूसरी मछलियों में ना फैले उसके लिए निकालें। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि ठंडक का मौसम होता है
पोषण की भी कमी होती है और उनके जो क्रियाएं हैं, कार्य हैं, वो भी कम हो जाते हैं, शिथिलता आ जाती है। तो और भी कोई समस्या क्या शारीरिक होती, बीमारी होती है इसको छोड़कर? बीमारियां आमतौर पे जो हमारी, जैसे मैंने 5 मछलियों की बात की, कॉमन कार्प को जानबूझ के छोड़ा क्योंकि कॉमन कार्प में ये बीमारी का प्रकोप नहीं होता। अच्छा जी। एक दूसरा ध्यान जो रखना होता है कि इस टाइम पे मछलियां खाना न के बराबर खाती हैं। तो अगर मछलियां खाना नहीं खा रही हैं तो उन्हें खाना नहीं देना चाहिए। अच्छा। ग्रास कार्प एक ऐसी मछली होती है जो कि प्राकृतिक वनस्पतियों पे का भोजन करती है। अगर वो खाना ले रही है तो आप खाना उसको दें, लेकिन अगर वो भी नहीं ले रही है तो उसको डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो भी चीज़ आप डालेंगे वो तालाब में, चूंकि इस समय वातावरण की क्रियाएं भी शिथिल हो जाती हैं, तो अगर कोई चीज़ बच जाती है तो वो धीरे धीरे करके सड़ने लगती है और चूंकि वातावरण दूषित होता है और आखिर में मछलियां दूषित होती हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसा बताया कि आहार की क्योंकि नहीं ले रही हैं मछलियां तो बिल्कुल ना के बराबर दें, लेकिन क्या उनका पूरक आहार, कुछ अन्य जो पोषक तत्वों की जरूरत है उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था दूसरे रूप में कर सकते हैं? नहीं, चूंकि उनकी सारी क्रियाएं इस वक्त लगभग बंद हो जाती है, मछली जहाँ होती है वहीं रुक जाती है, वो चूंकि ज़्यादा हलचल में नहीं आती है। इसलिए उसको उसकी आवश्यकता नहीं होती है और उसमें जो पहले से जो शक्ति वो जमा कर रखी है उसी पे चलती है। जैसे ही तापक्रम जो है 20 डिग्री के ऊपर जाने लगेगा उसकी क्रियाएं फिर शुरू हो जाती हैं और फिर हम उसको भोजन देना शुरू कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो जानकारियां रहीं कि हमारे किसान भाई कौन कौन से कार्य मत्स्य पालक जो भाई हैं ना करें। अब बात आती है कि मौसम को देखते हुए ऐसे काम जो इनको वरीयता दें उनको करें, तो उसके लिए क्या, जैसे तापमान है उसको नियंत्रित करना है पानी का, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? तापमान अगर 10 डिग्री से, जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि अगर पानी का तापक्रम अगर 10 डिग्री से नीचे जाता है तो पहला काम तो ये है कि तालाब में पानी की गहराई कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि जितनी कम गहराई होगी सर्दी उतनी ही नीचे तक जाएगी और पानी का तापक्रम उतना ही कम होगा। कई मछलियां ऐसी होती हैं जो रात में प्राकृतिक भोजन लेने की कोशिश करती हैं और इस कोशिश में जब वो ऊपर आती हैं, ऊपर का तापक्रम कम होता है तो वो मरने लगती हैं। अच्छा। क्योंकि मछली ठंडे खून का जीव है और वो अगर वातावरण में या तापक्रम में अगर अचानक परिवर्तन होता है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो कई बार देखा जाता है कि जो मछलियों की मृत्यु है वो इसी वजह से होती है क्योंकि रात में वो भोजन के लिए ऊपर आती हैं। तो अगर संभव हो, अगर आपके पास ट्यूबवेल है तो आप ट्यूबवेल का पानी जो है ना रात को 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में कम से कम मात्रा में जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं या जितना आप कर सकते हैं उतना पानी जरूर चलाते रहें, ताकि पानी का जो तापक्रम है उसको कुछ हद तक बढ़ाया जा सके। जो भूमिगत हमारा जल है, जो सामान्य तापमान उसका है, तो थोड़ा सा सही कर सकता है। हाँ, चूंकि उसका टेम्परेचर 28 डिग्री होता है। ग्राउंड वाटर जो भी हमारा, जो हम नीचे से पानी पंप करते हैं, उसका तापक्रम सामान्यतः 28 से 29 डिग्री के बीच में होता है। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही बात आती है क्योंकि मछली पालन के लिए जैसे हम मछली का भी उत्पादन करते हैं उसी तरह मछली के जो हमारी अंगुलिकाएं हैं, बीज है, उसको भी उत्पादन की बात आती है। क्या उसको ध्यान में रखते हुए कुछ कार्य हैं इस समय जो भविष्य में हो सकता है? अंगुलिकाएं आमतौर पे जितने फार्म होते हैं जो प्रक्षेत्र हैं जहाँ पे अंगुलिकाओं का वितरण होता है या विक्रय होता है, वो लगभग हो चुका होता है। अच्छा। लेकिन अगर कुछ अंगुलिकाएं अगर आपने बचा के रखी हुई हैं तो आप उनका ध्यान जरूर रखें। जी बिल्कुल। इस वक्त उसमें भी पानी की मात्रा लें, उन्हें कुछ भोजन आप दे सकते हैं क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं और कुछ भोजन वो ग्रहण करते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ का और बचाव करना होता है, इस समय सर्दियों में हमारे यहाँ बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड आती हैं जो कि विदेशों से आती हैं। जी हाँ, ठंडक में। तो वो आके तालाब के ऊपर बैठती हैं और कई बार एक जल कौआ करके जिसको सामान्य भाषा में कहा जाता है, वो एक ऐसा पक्षी होता है जो कि पानी के अंदर डुबकी मार के जाता है। तो सबसे ज्यादा मछली वही खाता है। तो उससे बचाव करें और उसके लिए आप जो रिपेलेंट टेप्स होते हैं, जो चमकीले टेप होते हैं, उनको आप बांध सकते हैं या जाल से, अगर छोटा तालाब है तो जाल से उसको ढक सकते हैं, जिससे उससे बचाव कर लेंगे तो आप बहुत सारे उनको बचा सकें। जी डॉक्टर साहब, इसके साथ ही कॉमन क्रॉप मछली की आपने बात की, तो आने वाले समय में शायद प्रजनन की भी बात होती है उनकी, तो उसको देखते हुए क्या सावधानी इस समय? कॉमन कार्प का जो भी मत्स्य पालक हमारे कॉमन कार्प के प्रजनन करना चाहते हैं या उसका बीज उत्पादन करना चाहते हैं, उनको उन्हें तैयारी अभी से ही करनी चाहिए। नर और मादा को उन्हें अलग कर लेना चाहिए।
कॉमन कार्प एक ऐसी मछली है जो हर सामान्य हर वातावरण में ढल जाती है, अपने आप को सामान्य रख सकती है। वो इस समय भोजन भी ग्रहण करेगी, तो उसको अगर आप अलग रखेंगे, यानी अलग रख के उसको भोजन दे सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि नर और मादा को अलग अलग कर लें, क्योंकि थोड़े समय के बाद जैसे ही फरवरी का महीना आएगा और जरा सा तापक्रम में बढ़ाव आएगी, अगर नर और मादा आपने साथ साथ रखे हुए हैं तो वो प्रजनन कर जाएगी, यानी प्राकृतिक रूप से प्रजनन करती है वो तालाब में 2 बार। तो अगर वो प्रजनन कर जाएगी, उसका नुकसान ये होता है कि आपको कुछ ही बच्चों की प्राप्ति होती है। अच्छा। बहुत सारे अंडों को वो खुद खा जाती है, बहुत सारे अंडे बर्बाद हो जाते हैं। जी। तो इसलिए अगर आप उसका कर रहे हैं तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर साहब बात आती है विपणन की। अब आपने बताया कि ठंडक का मौसम में बीमारियां भी हो सकती हैं, तो बीमारियों से होने वाले नुकसान को किसान भाई कम भी कर सकते हैं, इस समय विपणन को भी बढ़ा सकते हैं। तो विपणन को देखते हुए क्या सावधानी बरतें कि मछलियां गुणवत्ता युक्त मछलियां बाजार में जाएं, अच्छा भाव मिले, तो विपणन में क्या कार्य हो सकते हैं उनके निकालने के लिए? देखिए, इस समय जहाँ तक मछली के विक्रय की बात है, सौभाग्य से ये समय होता है जब मछली का दाम बाजार में सबसे अच्छा मिलता है। जी। ध्यान आपको इस बात का रखना चाहिए कि आप जाल में जितनी मछलियां उतनी ही मछलियां निकालें जितनी की आपको बेचनी है। कोशिश कीजिए, क्योंकि जितनों को आप वापस छोड़ने की कोशिश करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमने निकाल के उन्हें रख लिया, ठंडा पानी है, और मछली जो है ना, चूंकि मछली नीचे रह रही होती है, ऊपर जब आती है तो ठंडा पानी होता है, तो मछली जो है ना, उस जो अचानक जो परिवर्तन होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अगर आप उसको वापस भी डालेंगे तो वो वापस डालने के बाद फिर वो मर जाती है। जी। तो जितनी मछलियों की आवश्यकता है उतनी निकालें। कोशिश करें कि मछली को बाजार में जिंदा पहुंचाएं। अगर जिंदा पहुंचाते हैं तो लगभग 1.25 से 1.5 गुना उसका दाम मिलता है। कोशिश कीजिए कि वैसे लखनऊ के 50, 60 या 70 किलोमीटर के दायरे में आजकल सभी लोग मछलियां जिंदा ही लाते हैं और जिंदा ही खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उसके पैसे भी अच्छे मिलते हैं और बाजार में भी उसका भाव अच्छा मिलता है। जी। और साथ ही साथ जो मछली खाते हैं उन्हें जिंदा, साफ और स्वस्थ मछली खाने को मिलती है। सब बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारियां दी हैं। हमारे मत्स्य पालक किसान भाई जो कार्यक्रम देख रहे हैं, निश्चित तौर पर जानकारियां उनके लिए लाभकारी भी हैं और उनका प्रयोग भी करेंगे। आपने जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, अगर आप मछली पालन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है, आपके लिए फायदेमंद है, और हम आशा करते हैं आप इनका प्रयोग करके आप गुणवत्ता युक्त स्वस्थ मछली का उत्पादन भी करेंगे। और अब पेश है मौसम समाचार। बीते सप्ताह के दौरान सुबह के समय हल्की धुंध दिखाई दी। दिन का अधिकतम तापमान 15.4 से 23.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2.4 से 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान पूर्वाह्न 7.21 के सापेक्षिक आर्द्रता 83 से 97 तथा दोपहर बाद अपराह्न 2.21 को 40 से 87% दर्ज की गई। सप्ताह के दौरान दिन में औसत 3.7 घंटे प्रतिदिन धूप खिली रही। हवा की औसत गति 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा और वाष्पीकरण की औसत दर 2.3 मिलीमीटर प्रतिदिन रही। सप्ताह के दौरान पूर्वाह्न को हवा अधिकतर शांत रही तथा अपराह्न को पश्चिमी दिशाओं से रही। आने वाले दिनों का अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की गति लगभग 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा हवा की दिशा पश्चिम उत्तर पश्चिम और दक्षिण दक्षिण पूर्व रहेगी। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम आधारित कृषि समाचार। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।